आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज राष्ट्रपति पर द्वितीय वीडियो पर विचार विमर्श करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 54 और 55, फिर 56 और 57 पर विचार विमर्श किए थे। ये सारे अनुच्छेद आप लोगों के दिमाग में होगा और इन चीज़ों को एक बार अगर हो सके तो रिपीट कर लेंगे। अनुच्छेद 54-55 में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में बातचीत की गई है, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है उनके संदर्भ में कहा गया है। 73 में कहाँ तक उनकी शक्ति फैले होंगे उनकी बात की गई है। 56 में उनकी पदावधि की चर्चा की गई है। तो इस तरह से अब आइए हम लोग अनुच्छेद 58 पर विचार विमर्श करते हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, योग्यताओं के बारे में बातचीत की गई है कि अर्हताएं का अर्हत का अर्थ होता है कि क्या क्या आप में योग्यता होनी चाहिए। तो पहली बात इसमें कही गई 58(1) में कि वह भारत का नागरिक होगा। राष्ट्रपति के संदर्भ में कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58(1) में कि वह भारत का नागरिक होगा। अगर इसको हम अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही बनेगा जो अमेरिका का जन्मता नागरिक होगा, यानी जिनका जन्म से ही वह अमेरिका का नागरिक हो। हमारे यहाँ यह बात नहीं कही गई है, हमारे यहाँ यह कहा गया है कि वह भारत का नागरिक होगा। जैसे उदाहरण के लिए कि सोनिया गांधी भारत का राष्ट्रपति बन सकती है, लेकिन जन्म से भारत की नागरिकता उनके पास नहीं है। वो पहले इटली की थी, इटली की नागरिकता थी, विवाह के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन के माध्यम से भारत की नागरिक बनी और इस तरह से हम देखते हैं कि वह भारत के राष्ट्रपति बन सकती है। जबकि अमेरिका के संदर्भ में अगर ऐसा केस होता तो वह राष्ट्रपति नहीं बनती। यद्यपि भारत के अभी तक के सभी राष्ट्रपति भारत के जन्म से ही नागरिक रहे हैं, कोई बाहर के लोग नहीं आए जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। मेरे विचार से इस संदर्भ में एक संशोधन किया जाता कि जन्मना ही भारत के नागरिक हों राष्ट्रपति के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी अभी तक कोई वैसे व्यक्ति नहीं वहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरा, उनका उम्र 35 वर्ष हो चुका हो, यानी 35 वर्ष से ज़्यादा हो चुका हो। तो 35 वर्ष क्रॉस कर चुके हों वो, उसके बाद 35, 35.5, 36 और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 58(1) में 35 वर्ष से अधिक उम्र की बात की गई है। तीसरी बात कही गई 58(1) में कि लोकसभा में निर्वाचित होने की वह योग्यता रखता हो। क्या? लोकसभा के संदर्भ में। ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कहा गया कि राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता वो रखे। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, संसद में निर्वाचित होने की योग्यता हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, तो आप उत्तर लोकसभा मारेंगे, क्योंकि संसद के संदर्भ में दोनों बातें आ जाती है, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। तो लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों, यह 58(1) के क, ख और ग में कहा गया। 58 के 2 में कहा गया है कि वह लाभ के पद पर नहीं हो। क्या? लाभ के पद पर नहीं हो। और लाभ के पद किस किस को माना गया है? तो ये आपको 3 चीज़ें मानी गई हैं। पहला, वो प्रेसिडेंट के पद पर न हो, दूसरा उपराष्ट्रपति के पद, अगला राज्यपाल के पद और मंत्रिपरिषद। तो ये 4 जो हैं इसे लाभ का पद नहीं माना गया है। यानी कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के समय अगर इस चारों पर हैं, अर्थात राष्ट्रपति के पद पर हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, राज्यपाल के पद पर हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या किसी भी राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर हैं या मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं या केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यह पद लाभ का पद नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त अगर किसी अन्य पद पर होंगे तो उसे लाभ का पद माना जाएगा और उन्हें उससे पहले चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। उनको इस्तीफा देकर, जैसे कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई आर्मी ऑफिसर हैं, तो उनको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर राज्यपाल हैं, अगर प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं,
या उपराष्ट्रपति हैं या राष्ट्रपति हैं तो बिना इस्तीफा दिए ही वो चुनाव लड़ लेंगे। तो इसका अर्थ यह है 58-2 में। अब समझ रहे होंगे कि जितनी मलाईदार पद, बड़े पद हैं, वह लाभ का पद नहीं है, और जितना सर्वेंट का पद है वह लाभ का पद है। उसके बाद आइए यहाँ पर हम देखते हैं इनके चुनाव के संदर्भ में 2-3 बातें कही गई हैं राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में, कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका प्रस्तावक 50 होना चाहिए। और प्रस्तावक कौन होना चाहिए? जो आपके निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अतः इन्हीं में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। यानी जो अनुमोदन कर दे वह अनुमोदक हो गए। तो अनुमोदन करने यानी 100 आपके वोटर आपके जो चुनाव वाली पर्ची हैं उस चुनाव वाले एप्लीकेशन वाले पर एक एप्लीकेशन देंगे ये कि हाँ हम इनको राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस तरह की बातें। दूसरी बात कि इनके जब चुनाव के लिए एप्लीकेशन देंगे तब 15,000 रुपया RBI में उनको जमा करना है। और अगर डाले गए वैध मतों का 1/6% या इससे अधिक वोट अगर वो ले आते हैं तो उनका जमानत बच जाएगा। अगर उससे कम वोट लाते हैं तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। अभी देखें हरियाणा का चुनाव हुआ है, वहाँ पर एक आंदोलनजीवी किसान नेता थे, नाम मैं नहीं लूँगा, वो चुनाव लड़े। किसान का नेतृत्व पिछले 5 साल से कर रहे हैं, एकदम रोड जाम किए हुए हैं, NH को जाम किए हुए हैं, चुनाव लड़े। उनको 1500 से कम वोट मिला और जिन्होंने उनको हराया वो उसमें दूसरे तीसरे यानी जमानत जब्त उनका हो गया। और वो आपको क्या थे? तो किसान नेता थे, बड़े किसान नेता। जब भारत के कृषि मंत्री से बातचीत हुई थी तो कृषि मंत्री की तरफ वो किसान नेता की तरफ से मिलने गए थे उनसे। तो समझ सकते हैं, तो बड़े बड़े आदमी का यहाँ जमानत जब्त हो जाता है। जनता की अदालत में वो कहीं नहीं ठहरते हैं लेकिन स्वयंभू नेता के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ कहा गया कि 1/6 मत अगर आप नहीं ला पाएंगे वैध मतों का, डाले गए कुल वैध मतों का, तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा। ये 15,000 रुपया जो आपने RBI में रखा था वो चला जाएगा। तो इस तरह से ये सारी बातें 58वां अनुच्छेद में भारतीय संविधान में कहा गया। अब आइए जरा 59वां अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए इसमें कुछ शर्तें दी गई है। अब शर्तें और अर्हताएं इसमें अंतर है। यहाँ पर शर्तें क्या दी गई कि राष्ट्रपति के पद के लिए कहा गया कि विधानमंडल के वो सदस्य नहीं होंगे, और यदि हैं तो जिस दिन राष्ट्रपति के चुनाव जीत लिए, जीतने के बाद शपथ ग्रहण लेंगे, उस शपथ की तारीख से, तिथि से वो सदस्य नहीं माने जाएंगे। अगर संसद के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद के, तो जैसे ही शपथ लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में, तो अब संसद का जो उनका की सदस्यता थे या विधानसभा के जो सदस्यता थे या लोकसभा के जो सदस्यता थे वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब वो भारत के राष्ट्रपति हुए। ये आपको 59(1) में कहा गया है। 59(2) में कहा गया है कि वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है, राष्ट्रपति जैसे ही बन गए अब कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। 59(2) में कहा गया है। और 59(3) में कहा गया है कि उनके जितने विशेषाधिकार होंगे, जो उपलब्धियां होंगे, जो उनके मकान होंगे, जो उनके भत्ते होंगे, जो उनके वेतन हो, जो भी उनको प्राप्त हो रहा है, और जिसकी चर्चा अनुसूची 2 में दिया गया है। अनुसूची 2 में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, जो उनके वेतन भत्ते से जुड़ी हुई बातें हैं, सुविधाओं से जुड़ी हुई बातें हैं और विशेषाधिकार से जुड़ी हुई बातें हैं, उपलब्धियों से जुड़ी हुई बातें हैं। उनके संदर्भ में वो सब सारी चीज़ें जो हैं उनको प्राप्त होगा और उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। इन संदर्भ में संसद को कानून बनाने का अधिकार है और उसमें उनके पदावधि के दौरान उनकी उपलब्धियों में, वेतन में, भत्ते में, अन्य प्रकार की सुविधाओं में कमी नहीं किए जाएंगे। ये 59 आपको
4 में 4 में कहा गया है। तो 59 के जो चौथा है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के किसी भी प्रकार की सुविधा, विशेषाधिकार या भत्ते आदि में किसी प्रकार के उनके पदावधि के समय में कमी नहीं की जाएगी और जो है वो उनको दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपया सालाना है। 2024 के बजट में इसको 5 लाख तो लिखा हुआ है, लेकिन 5.9 लाख हो जाते हैं प्रति महीना में उनके अन्य भत्ता जोड़ करके। और जहां राष्ट्रपति रहते हैं राष्ट्रपति भवन में, इसमें 340 कमरा जो है वो अतिथियों के लिए है, बड़ा भवन है, वो जानते ही होंगे आप लोग। तो इस तरह के उस पर कई प्रकार की सुविधाएं उनको प्राप्त है और उस सारी सुविधाओं के बाद तो इनका वेतन ये हो गया। उनको कोई टैक्स नहीं देना है, वो टैक्स रहित काम करेंगे, माने उनका जो पैसा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेंगे। और 1.5 लाख रुपया उनको आपको महीना के हिसाब से पेंशन, यानी यूँ कहें कि वार्षिक 18 लाख रुपया पेंशन मिलता है उनको। तो इस तरह की चीज़ें। तो कुल मिलाकर के अब आइए अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में देखेंगे तो राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? शपथ एवं प्रतिज्ञा की चर्चा की गई है। और राष्ट्रपति के शपथ की बात करें, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शपथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लिखे गए हैं और जितने की शपथ है उनकी चर्चा अनुसूची 3 में की गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ को लिख दिया गया है। अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो शपथ हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ आपको अनुच्छेद 69 में है और इनका 60 में है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर शपथ लिखा गया, इसका अर्थ है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुच्छेद ही, कानून ही इसके बारे में समझिए, कानून है। इसमें क्या बातें कही गई है? तो मोटे तौर पर 3 बातें कही गई है। राष्ट्रपति जो हमारे शपथ लेते हैं वो 3 बातों की शपथ लेते हैं कि हम संविधान एवं विधि का परिरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे और प्रतिरक्षण करेंगे। क्या क्या करेंगे? प्रोटेक्शन देंगे, उसको प्रतिरक्षण करेंगे, परिरक्षण करेंगे और संरक्षण करेंगे। डिफेंड करेंगे, उसके बाद संरक्षण करेंगे और परिरक्षण करेंगे। 3 शब्द की बात यहाँ पर की गई है कि इस तरह की बातें, यानी कि ये जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीय संविधान का इन 3 संदर्भों में पालन करेंगे। अगर यही 3 चीज वो करते हुए नहीं दिखे तो माना जाएगा कि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण कर दिया, जिसकी चर्चा हम लोग देखे थे अनुच्छेद 56 में किया गया है। और उसी संदर्भ में उन पर महाभियोग लगाया जाएगा और महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में देखा जाए तो महाभियोग की रीति की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? महाभियोग की रीति क्या है इसके संदर्भ में बताया गया है। अब रीति के संदर्भ में 4-5 बातें कही गई है जो भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में दिया गया है। पहली बात, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया में 61 में कहा गया कि इसकी शुरुआत किसी भी सदन से किया जा सकता है। तो जानते ही हैं कि हमारे संसद 2 सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में बटा हुआ है। तो आप लोकसभा से भी शुरू कर सकते हैं, राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हैं। तो पहला में कहा गया कि किसी भी सदन से प्रारंभ होगा। दूसरे में कहा गया, अनुच्छेद 61(2) में कहा गया है कि सदन के 1/4 सदस्य। अगर कल्पना कीजिए कि हम लोकसभा से चलते हैं तो 543 का जो 1/4 होगा, चाहे जितना वो आ जाए, उतने सदस्य जो हैं उस पर प्रस्ताव के पक्ष में सिग्नेचर करेंगे। अगर वो सिग्नेचर कर दिए कि हाँ राष्ट्रपति जी, और वो लिखित ड्राफ्ट होगा जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएगा कि राष्ट्रपति जी संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। और अतिक्रमण का अर्थ हुआ जो भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में बातें कही गई है, जैसे अनुच्छेद 53 में कहा गया कि सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों, जिसका अर्थ है मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेंगे, सहयोग से करेंगे। अब बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श लिए हुए, लिखित परामर्श लिए हुए वो अगर पावर का एंजॉय करते हैं तो यहाँ जो बात कही गई संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण यह नहीं हो पाएगा।
वह नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये सारे शब्द अलग अलग करके दिए गए कि उन सारे अनुच्छेदों से बंधे हुए हैं या नहीं बंधे हुए हैं, उन तरह के कार्य को संपादित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें अगर वो लिख करके देंगे या प्रमाण देंगे कि इन एक्शन में इस अनुच्छेद का में जो उनके साथ कार्य हैं उसका उन्होंने उल्लंघन किया है और इससे अतिक्रमण संविधान का हो रहा है, और उस तरह से की बातें अगर दिया गया, लोकसभा के अध्यक्ष को ये बात जच जाती है तो उन चीज़ों को वो आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने में सबसे पहला काम लोकसभा के अध्यक्ष यह करेंगे कि विपक्ष के लोग, जिसमें 1/4 सदस्य मोटे तौर पर देखा जाए तो 130 सदस्य से ज़्यादा हो जाएंगे, 40 सदस्य हो जाएंगे, इतने सदस्य जो हैं आपके विपक्ष में जा रहे हैं। उन्होंने लिखित दिया है कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है, यानी 14 दिन पहले सूचना लिखित रूप से, मौखिक नहीं, राष्ट्रपति को पहुंचा दिया जाएगा कि आप संविधान के उल्लंघन करने के संदर्भ में विपक्षियों ने आपके विरुद्ध महाभियोग के क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों को आप समझ लें। 14 दिन पहले, उन 14 दिन के बाद अब उसी सदन में, लोकसभा से हमने विचार को रखा था, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होगा। कितने से? 2/3। अब बहुमत का अर्थ क्या होता है? साधारण बहुमत का अर्थ होता है जितने सदस्य उपस्थित हैं उसमें 50% प्लस 1। मान लीजिए कि अगर 400 सदस्य उपस्थित हैं तो 400 सदस्य में 200 प्लस 1 यानी 201 से अगर वह पारित हो गया तो साधारण बहुमत से पारित हो गया। विशेष बहुमत का अर्थ होता है कि जितना स्ट्रेंथ है, लोकसभा की बात करें तो स्ट्रेंथ है कितना? 543। 543 का आधा हो गया 272 प्लस 1, यानी मोटे तौर पर 273, 274, 275, 280। इससे अगर कोई पारित हो जाता है विधेयक तो उसे माना जाएगा, उसे कहा जाएगा कि ये विशेष बहुमत से पारित हो गया, यानी 273 प्लस से पारित होना चाहिए, कम से कम 273 कम से कम होना ही चाहिए। कुल स्ट्रेंथ का आधा प्लस 1 एटलीस्ट, ये हुआ आपको पूर्ण बहुमत से या विशेष बहुमत से, और साधारण बहुमत से हो गया जितने सदस्य हैं उनकी उपस्थिति बट्टा 2 प्लस 1, और ये हुआ आपको 2/3 बहुमत का अर्थ हो गया। 2/3 बहुमत का अर्थ हो गया स्ट्रेंथ जितना है उसका 2/3। अब स्ट्रेंथ है 543, उसका 2/3 का मतलब हो गया लगभग 66% से अधिक, 67%, आप 70% मान लीजिए। मोटे तौर पर 375-70 MP होना ही चाहिए। अगर 375, 70, 80 MP होते हैं तो आपको कितने पूरेंगे? 2/3 पूरेंगे। 2/3 का मतलब हो गया कि 543 में आप 2/3 से भाग दीजिए, जो निकलेगा वो आपको हो जाएंगे। तो इस तरह से मोटे तौर पर 375 MP आपके पास कम से कम होना चाहिए। तो इससे पारित हो जाए तो वो माना जाएगा। तो इस तरह से मोटे तौर पर लोकसभा के संदर्भ में 370 MP इनके फेवर में आ गया कि हाँ इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। अनुच्छेद 61(3) में कहा गया कि यह कहाँ भेजा जाएगा? दूसरे सदन में। अगर पहले सदन में लोकसभा है तो दूसरे सदन में, यानी कि राज्यसभा की बात आ जाएगी, राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में जब चीजें आएंगी, लोकसभा से हमने शुरू किया था, राज्यसभा से भी शुरू होता तो लोकसभा में आता, तो वहां पर अन्वेषण होगा। अन्वेषण का अर्थ हो गया कि उनके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। अब ये तय हो गया कि राष्ट्रपति ने गलती की है, अतिक्रमण किया है, अन्वेषण खोजबीन किए जाएंगे और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा। राष्ट्रपति 2 प्रकार से अपना पक्ष, क्योंकि कानून का मुद्दा होगा तो 2 प्रकार से अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर विद्वान राष्ट्रपति होंगे, ऐसे कलाम साहब, इन लोगों के विरुद्ध आने की बात ही नहीं थी, राजेंद्र बाबू, इन लोगों की इस तरह की घटना ही नहीं घटी या न घट सकती थी, क्योंकि लोग तो समझिए कि भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में एक मानदंड खड़ा उन लोगों ने कर दिया। तो इस तरह से तो अपने आकर के अपनी बात को रख सकते हैं जिनको लॉ की जानकारी है कि मैंने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया, या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो लॉ के ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो संविधानविद हैं, उनको खड़ा करवा सकते हैं कि हमने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है, हमने संविधान का सदैव परिरक्षण किया है, संरक्षण किया है, प्रतिरक्षण किया है।
है। तो इस तरह की चीज़ें, तो ये बातें यहाँ पर आपको दूसरी तरफ से या तो स्वयं या तो अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से वो अपने पक्ष को रखेंगे। अब इनके पक्ष रखने के बाद, अन्वेषण की बात देखने के बाद इन दोनों को पहले संतुलित किया जाएगा और संतुलित करने के बाद सदन में रखे जाएंगे इन बातों को, और रखने के बाद यह सिद्ध हुआ अगर कि इन्होंने गलती की है, इसके विपक्ष में अगर अन्वेषण आ गया इस तरह की बातें, तो अब वहां पर विपक्ष में आने के बाद कि अन्वेषण से पता लगा कि हाँ राष्ट्रपति दोषी हैं, वो अपने पक्ष को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर मतदान हो जाएगा। राष्ट्रपति के विपक्ष में आने के बाद क्या हो जाएंगे, मतदान होंगे 61-4 के तहत। 61-3 में हुआ अन्वेषण, अन्वेषण में इनके विपक्ष में चीजें आ गई, और आ गई तो 61-4 के तहत क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मतदान हो जाएंगे। और मतदान में फिर 2/3 से, कितना से 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया, तो जिस दिन पारित होंगे उस तिथि से ही राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त पाए जाएंगे, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति को अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। भारत में इस तरह के क्रियाकलाप कभी संपादित नहीं हुए हैं। हमारे सारे राष्ट्रपति मोटे तौर पर बहुत नैतिकता को, शुचिता को, आचरण की शुद्धता को बनाए रखे, और इस तरह से देखते हैं तो कुल मिलाकर के इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। लेकिन ये पद्धति दी गई है जो किस प्रकार से महाभियोग लगाया जाएगा। तो महाभियोग लगाने के लिए भारतीय संविधान में केवल एक ही जगह चर्चा है, अनुच्छेद 56 में, और कैसे लगाया जाएगा उसकी चर्चा अनुच्छेद 61 में है। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को या न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं है, और उनके लगाने के लिए भी साबित कदाचार और असमर्थता की बात की गई है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं, यहाँ पर संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन की बात की गई है, वहां पर साबित कदाचार और असमर्थता की बात की गई है, तो वो बिल्कुल अलग है। और यह अलग है, सामान्यतः किताब में लोग बोल देते हैं पर महाभियोग लगाया जाता है। दूसरा बात, महाभियोग की रीति में भी फर्क है, जिसकी चर्चा हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जब पढ़ेंगे तब करेंगे। तो इस तरह की बात हम देखते हैं। अनुच्छेद 61 हो गया। अब अनुच्छेद 62 की बात करें तो उनके पद रिक्तता कैसे होगी, कैसे राष्ट्रपति अब बन गए, आप 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बने, तो पद रिक्तता कैसे होगी कि 5 वर्ष जिस दिन पूरा हो गया आप हट जाएंगे। 52 में पहला चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने, और उसके बाद 57 में उनको हटना पड़ा क्योंकि 5 वर्ष पूरा गया। उसके बाद त्यागपत्र, बीच में त्यागपत्र दे देंगे। तो हमारे यहाँ अभी तक इस तरह के कोई राष्ट्रपति, कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई जिसमें कोई राष्ट्रपति त्यागपत्र दिए हों। हमारे यहाँ 2 राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों जो हैं वो आपको राष्ट्रपति के पद पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो त्यागपत्र वो लोग नहीं दिए थे। महाभियोग के माध्यम से हमारे यहाँ किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, जिसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे। मृत्यु के माध्यम से 2 व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर ही चले गए, एक आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। हमारे देश में देखा जाए तो स्पष्ट रूप से 2-3 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। पहला जो है जाकिर हुसैन, जो तीसरे राष्ट्रपति हमारे हुए, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, और उसके बाद डॉक्टर कलाम साहब पद पर, उनके पद के बाद भी बहुत वर्ष तक जीवित रहे, और ये दोनों पद पर ही उनका मृत्यु हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं। और निर्वाचन अवैध होना, निर्वाचन अवैधता की भी बात हमारे यहाँ अभी तक किसी राष्ट्रपति के संदर्भ में नहीं देखने को मिला है कि किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हुआ हो। तो कुल मिलाकर के देखते हैं कि इस तरह की बातें देखी और समझी जा सकती है आपको अनुच्छेद 62 के संदर्भ में। दूसरी बात एक और कही गई है अनुच्छेद 62 के संदर्भ में है कि निर्वाचन के अवैध के बारे में हम लोग चर्चा पिछले अनुच्छेद में किए हुए, पिछले राष्ट्रपति वाले जो वीडियो था उसमें किए हुए थे कि अनुच्छेद 71 में इसकी चर्चा है। इसकी चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 71 में, कि अगर इस तरह की बात होती है तो उनके द्वारा किए गए सभी कार्य वैध माने जाएंगे, और इसमें जो माने क्लेम करने वाले व्यक्ति होंगे वो या तो निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे या तो जो उम्मीदवार हैं वह होंगे। तो इस तरह की बातें। अब आते हैं 62(2) में यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। अगर इन सारी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति का पद खाली होता है अनुच्छेद 62(1) के तहत, तो 62(2) में यह बात कही गई है कि यथाशीघ्र को कह दिया गया कि 6 माह के अंदर में,
कितने दिन के अंदर में? 6 माह के अंदर में इस तरह के कार्य संपादित किए जाएंगे। 62 में ये बात कही गई है। अब मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, किसी राष्ट्रपति के, या बीमार पड़ गए, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति की चर्चा है। और इस अनुच्छेद में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश, या तो मृत्यु या बीमारी या अन्य किसी कारणवश अगर पद खाली होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और 65 में यह बात कही गई है कि उस दौरान उनका वेतन भत्ता सब कुछ जो है वो राष्ट्रपति वाला दिए जाएंगे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें कि अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति नहीं है तो इनका पद खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर इनका भी पद खाली है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। हमारे यहाँ एम हिदायतुल्ला एक ऐसे व्यक्ति हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उसी समय राष्ट्रपति के रूप में उनको, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनको पद दिया गया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर उपराष्ट्रपति तो वो फुल फ्लेज रहे, तो उनको तीनों श्रेष्ठ पद, पहला राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहे ही वो, और तीसरा उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनका नाम था एम हिदायतुल्ला। तो इस तरह से हम देखते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के संदर्भ में हमारे यहाँ बीबी गिरी थे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, बीडी जती रहे, और उसके बाद एम हिदायतुल्ला रहे कार्यवाहक राष्ट्रपति के संदर्भ में। अब अभी इस संदर्भ में हम देखते हैं कि कहीं कोई समस्या नहीं होती है और किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ तक हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में 2, 4, 5 बातें मैं कह करके वीडियो को समाप्त करता हूं। जैसे पहली बात है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के बारे में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने, एक बार 52 में और दूसरी बार 57 में, और 57 के बाद वो राष्ट्रपति के 2 बार राष्ट्रपति बने। उस 5-5 साल के जीवन काटने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद उनकी मृत्यु हुई। दूसरी बात कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को नेहरू जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे, वो पटेल जी के हस्तक्षेप से राष्ट्रपति बने। नेहरू जी सी राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोका सुब्बा राव भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति के कैंडिडेट हुए जो चीफ जस्टिस के पद पर थे और वहां से इस्तीफा दे करके वो 67 में राष्ट्रपति के चुनाव लड़े, लेकिन जाकिर हुसैन की जीत हो गई और कोका सुब्बा राव की हार हो गई। तो ये एक तथ्य है कि उस पद पर से इस्तीफा देने के बाद वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद जो है वो लाभ के पद में नहीं आता है, माने आता है, इसीलिए उनको इस्तीफा पहले देना पड़ा, क्योंकि ये पद पर इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, आप सीधे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लाभ के पद हैं, इसलिए आपको इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात और है कि 1969 की जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 67 में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने और 2 साल के ही बाद उनका पद पर ही मृत्यु हो गई। अतः 69 में पुनः चुनाव हुआ और उस चुनाव में हम देखते हैं कि एक बड़ी घटना घटी। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो घोषित कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और बीबी गिरी जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़े, और बीबी गिरी इस चुनाव में जीत गए, क्योंकि इंदिरा ने कहा था कि आप अपने अंतःकरण के आवाज के आधार पर मतदान करें। और सभी कांग्रेसी, क्योंकि कांग्रेस में उस समय विभाजन की बात चल रही थी, कांग्रेस में बट भी गया उस समय, तो उस तरह से सारे कांग्रेसियों ने नीलम संजीव रेड्डी को वोट नहीं देकर के बीबी गिरी को दे दिए। तो बीबी गिरी के संदर्भ में 2 बातें। पहली बात कि वे पहले भारत के और एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो राष्ट्रपति बने, और दूसरा उनके राष्ट्रपति के संदर्भ में जो मतगणना हुआ जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, वो 2nd राउंड की मतगणना में वो जीते। तो ये 2 तथ्य पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। तीसरी बात, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में एक बात दिमाग में रखें कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए और अंतिम राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए। वो क्या चुने गए? निर्विरोध चुने गए, उनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। और उनकी दूसरी विशेषता यह है कि वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने।
वो कौन बने, गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने। तो उनकी ये दूसरी विशेषता नीलम संजीव रेड्डी की रही। उसके बाद हम देखते हैं फखरुद्दीन अली अहमद के संदर्भ में एक बात यह है कि उन्होंने ही भारत में आपातकाल की घोषणा किया था। इंदिरा जी के समय में 1975 जून 1975 में उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी और 77 में पद पर ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह के उनके संदर्भ में एक और बात है कि फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह और प्रणब मुखर्जी ऐसे राष्ट्रपति बने जो उस समय नॉमिनेशन के समय में वो मिनिस्टर के पद पर थे, वो केंद्रीय मंत्री के पद पर थे और वहाँ से राष्ट्रपति के चुनाव लड़े और जीते भी। और राष्ट्रपति जैसे ही शपथ लिए मंत्री पद का उनका खत्म हो गया, आप पहले इस्तीफा दे दिए चुनाव जीतने के बाद और उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति बने। तो ये सब राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। अब राष्ट्रपति पर तीसरे वीडियो में उनके अन्य संदर्भों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।